हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम इन एडू फन बाबा क्लासेस। अभी तक अपन कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे, तो कोल्ड वॉर की स्टोरी हम एक्चुअली एक क्लास में हो चुकी है। अगर आप नए व्यूअर हैं, पहले पुरानी क्लास देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि स्टोरीज पे। और हिस्ट्री पोर्शन हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम IR पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमें क्या होना चाहिए, IR के टॉपिक्स को थोरोली पढ़ना है, ठीक है ना। हिस्ट्री के टॉपिक्स को ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में घुस गए बहुत अंदर तक। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें USSR का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशन। तो अपन कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर के रीजन थे 4 पॉइंट्स पे अपन ने उसको थ्री पॉइंट्स पे अपन ने डिवाइड किया था। फर्स्ट था रीजंस क्या थे कोल्ड वॉर के, सेकंड क्या था फेजेस और इवेंट्स, और थर्ड था कंसिक्वेंसेस, और फोर्थ जो था इंडिया एंड नाउ। फोर्थ पॉइंट को मैंने बोला था कि इसको फर्दर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आज अपन को उसी को डिस्कस करना है। एक थर्ड पॉइंट बचा था बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड को भी थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर दे रहा हूं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। बाइपोलर वर्ल्ड, जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ, दैट इज 1947 के बाद 1991 तक, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और 1991 जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, तब तक कोल्ड वॉर चलता रहा। तब तक जो पूरा वर्ल्ड था बाइपोलर था। क्या था, मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था बाइपोलर वर्ल्ड। और बाइपोलर वर्ल्ड जो था, इसमें दो कंट्री प्रमुख थी, एक तो USSR और दूसरा USA। USSR का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पिछली बार क्लास में बता चुका हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस जो था, इसको कौन लीड कर रहा था, USSR, और दूसरा था वेस्टर्न अलायंस, इसको कौन लीड कर रहा था, USA। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब से जो वेस्टर्न अलायंस है, इसकी पावर में ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए। तो वेस्टर्न अलायंस जो था, ये थोड़ा सा ज्यादा मोर पावरफुल। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं और यहाँ पे 2 बनाए हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोल्जर्स और आर्मी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ज्यादा वेटेज किसका है, USA का। कम वेटेज किसका है, USSR का। ये क्या है, पाइवोटल स्ट्रक्चर, जैसे तराजू होती है, जो तराजू में ज्यादा वेट किसका दिख रहा है, वेस्टर्न अलायंस का, मतलब USA का। तो USA की पावर उस टाइम क्या थी, ज्यादा हो रही थी। और इन्हीं दोनों पावर को बैलेंस करने की कोशिश में ही कोल्ड वॉर हुआ था। इन दोनों पावर को बैलेंस करना मेन रीजन था कोल्ड वॉर का, ठीक है ना। स्टार्ट। तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, ईस्टर्न अलायंस था और एक वेस्टर्न अलायंस था। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ही कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए पाइवोटल स्ट्रक्चर बना दिया, और आपको मैंने बता दिया है कि जितने भी वॉर्स हुए हैं, जितने भी युद्ध, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, वो सब किसके लिए लड़े हैं, बैलेंस ऑफ पावर। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आए कि ये वॉर क्यों हुआ, तो आपको एक मेन रीजन हमेशा लिखना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ IR, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पावर। मेन रीजन क्या था, बैलेंस ऑफ पावर। कोल्ड वॉर भी इसीलिए हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी कारण हुआ था, और कोल्ड वर्ल्ड वॉर भी बैलेंस ऑफ पावर के कारण ही लड़ा गया, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, ठीक है। इसका पर्पज क्या था, नाटो बनाने का, वेस्टर्न अलायंस ने बनाया था। इसका मतलब था, इफ आर्म अटैक टू एनी कंट्रीज, नाटो के जितने जो वेस्टर्न कंट्री थे, नाटो के जितने भी उसके मेंबर थे, अगर उन नाटो का भी पर्पज था, अगर वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी इस नाटो के मेंबर थे, अगर उस पर भी कोई एक कंट्री पे USSR के सपोर्ट वाले या USSR अटैक करता है, तो इसका मतलब है पूरे जितने भी ग्रुप है नाटो का, इन सबके ऊपर किसने किया है, USSR अटैक किया है। अब चूंकि एक कंट्री के ऊपर कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या, सारी कंट्री के ऊपर हो रहा है, सारी कंट्री उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और सारी कंट्रीज मिलकर किससे वॉर करेंगे, USSR से। तो ये 2 बायपोलर हो गए, एक ये और ये की। अगर ये छोटा सा देश इसको भी टच भी करता है, तो ये सारे मिलकर इसको मारने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने घर में होता है ना, अगर आपने हमारे दोस्त को मार दिया, वो अकेला था,
तो आपको मार दी, तो अपन क्या करते ग्रुप में होकर जाके उसको फिर पीटते हैं, ठीक है। ऐसे ही था, अगर यूएसएसआर ने सोचा कि ये छोटा सा कंट्री है, इसको ऊपर अटैक करते हैं, इसको अपन अपने कंट्री में मिला लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी अलायंस वाले नाटो वाले मेंबर हैं वो सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो यूएसआर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हर कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए अपने अकॉर्डिंग, देखो कुछ कंट्रीज की मजबूरियां हैं अलायंस में ज्वाइन होने के लिए, जो यूएसए और यूएसएसआर की जो नेबरिंग कंट्री हैं उनकी मजबूरियां थी कि वो एक दूसरे के अलायंस में अटैच हों, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं थी इसलिए हम अटैच नहीं हुए। बेसिक और रियल रीजन ये है नाम में भारत का अटैच ना होना, ठीक है ना। भारत के साथ ऐसी कंडीशन नहीं थी, कुछ कंट्रीज को जानबूझ के उनमें ना चाहते हुए भी उसमें अटैच होना पड़ा, क्योंकि एक दूसरे के राइवल के कारण अपने आप को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या, टीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कहा गया था कि आर्म अटैक ऑफ एनी, लिख लो भाई लिख लो, मैं पूरा लिख लो, आर्म अटैक ऑफ एनी कंट्री, अगर किसी भी कंट्री के ऊपर आर्म अटैक होता है, कौन सी कंट्री, जो नाटो की मेंबर्स हैं, आर्म अटैक टू द एनी कंट्री, अटैक टू एनी कंट्री इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका would be regarded that as a attack on 1955 में, ये कब बनाया था, 1949 में, 1950 थोड़ा सा बाद में जागा यूएसआर, 1955 में इसने भी यूरोप में, कहाँ का यूरोप, जो वेस्टर्न पार्ट था, तो जो ईस्टर्न यूरोप था वो वाला पार्ट जहां जो अलायंस में यूएसएसआर के अलायंस में थे, उसने वहां पे एक पैक्ट बनाया जिसको कहते हैं वर्सा पैक्ट, वर्सो पैक्ट। क्या बनाया, एक अलायंस बनाया, ईस्टर्न अलायंस जो था, यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था, उसने एक अलायंस बनाया जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। वर्सो पैक्ट क्या है, एक अलायंस का नाम है, क्या नाम है, WARSAW। वर्सा पैक्ट जो था एक क्या था, एक अलायंस था, किसने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था। अब क्यों बनाया है, तो काउंटर नाटो, यूरोप में नाटो को काउंटर करने के लिए, मतलब इस साइड के जो कंट्रीज अगर नाटो के मेंबर हैं तो इस साइड की कंट्रीज क्या हो जाएंगे, सारे वर्सो पैक्ट के मेंबर हो जाएंगे। मतलब किसके मेंबर हो जाएंगे, यूएसएसआर के। अगर यूएसए ये गलती करता है कि यूएसएसआर के कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है, तो ये क्या करेगा, इसमें भी जितने भी कंट्रीज होंगे मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो दोनों के ऊपर दोनों का क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, तो वॉर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या था, वर्सो पैक्ट। और अब ये बात हो गई यूरोप की, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इन दोनों ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब आता है एशिया पार्ट में क्या किया, जरा एशिया पार्ट में देखो, जो एशिया था, एशिया मतलब ईस्ट में, साउथ एशिया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो वेस्टर्न अलायंस था, इसने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक तो था सीटो, सीटो, और दूसरा था सेंटो। क्या था, सीटो और सेंटो। सीटो का मतलब क्या था, सॉरी SEA, सीटो एंड सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लिख देता हूं मैं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटो क्या था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस वाले एरिया में मतलब इसमें इंडिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, वियतनाम भी आएगा। ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे वेस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया, सीटो एंड सेंटो। अब इसका अपन को डिटेल नहीं जाना है। देखो अपन को ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, अपन को उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के काम में है, ठीक है। और अपन को एक साथ अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, लेकिन हम इतना डिटेल नहीं जाना कि उसके आगे पढ़ते गए पता चला कुछ भी नहीं लगा हाथ में, ठीक है ना। तो सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो, तो आपको बताना है कि एशिया जो पार्ट था उसमें क्या किया गया था, वेस्टर्न अलायंस के द्वारा सीटो और सेंटो का फॉर्मेशन किया गया था। और ईस्टर्न अलायंस ने क्या किया, अपना ईस्टर्न अलायंस में जो यूएसएसआर था उसने इराक, देखो इराक, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया, इन लोगों से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। किससे, इराक। आज भी इराक और अमेरिका की 36 का आंकड़ा चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि ये हिस्ट्री है इसकी कि इराक हमेशा किस साइड रहा है, ईस्टर्न अलायंस मतलब यूएसएसआर की साइड रहा है, ठीक है। तो इराक, चाइना, नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया के इसने उसके साथ रिलेशन को क्या किया, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। जो इराक का जो अभी भी प्रेजेंट कंडीशन में 36 का आंकड़ा चल रहा है अमेरिका के साथ, ये यही कारण था, ठीक है। 4 पॉइंट था इंडिया एंड नाम। पहले थोड़ा सा नाम के बारे में जान लेते हैं, फिर अपन उसका इंडिया और नाम का कोरिलेशन क्या है और इसके क्या इंपोर्टेंस रहे हैं भारत के लिए, ये भी अपन उसको पढ़ेंगे। क्योंकि आप जैसे कुछ भी पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको उसको इंडिया से कनेक्ट करके देखना ही चाहिए। क्योंकि आप यूपीएससी, सीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं तो सीधा पूछते हैं कि अगर ऐसा घटना घटी तो इसका इंडिया से क्या रिलेशन था, इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को इसको आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है। नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप में अपने आप को क्या नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना, ना तो खुद का कोई ऐसा ग्रुप बनाना और ना ही किसी अदर ग्रुप में ज्वाइन होना। उस टाइम कौन कौन से ग्रुप थे, 1947 से लगभग 1990 के बीच में दो कैटेगरी में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। फर्स्ट क्या था, ईस्टर्न अलायंस, सेकंड था वेस्टर्न अलायंस। तो उस टाइम के जो डेवलपिंग कंट्री और जो रिसेंटली डीकोलोनाइज्ड हुए थे, 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो कॉलोनाइज कंट्री थे वो डीकोलोनाइज हुए, उनको फ्रीडम मिली। तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो या तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए और वेस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए। लेकिन वो जानते थे अगर उनका वॉर होता है तो उनको बहुत लॉस होगा, और उनको एक डर ये भी था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, अदर कंट्री के कोई गुलाम ना बन जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम रखा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस कारण से इसकी जो ओरिजिन हुआ नाम का, क्योंकि वो ना तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन होना चाहते थे ना ही वेस्टर्न अलायंस में होना चाहते। उन लोगों को इस चीज का डर बहुत था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, किसी अदर कंट्री के कॉलोनी ना बन जाए, ठीक है ना। तो इस कारण से इस नाम का हुआ। अब अपन देखते हैं कि नाम का ओरिजिन कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन से कंट्रीज के पार्टिसिपेशन हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि इंडिया इस टाइम, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको प्रेजेंट से कैसे कनेक्ट करता हूँ, देखना। इंडिया इस टाइम नाम से अपने हाथों को वापस खींच रहा है, मतलब लगातार 2 से 3 बार जो नाम की बैठक जो अभी समिट हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं,
या तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं या तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। तो मतलब अगर वो खुद नहीं जा रहा, इसका मतलब जो है कि इंडिया अपने नाम को उतना वेटेज नहीं दे रहा है। तो क्या इंडिया को इससे फायदा है या इससे लॉस है? एक फायदा मैं बता दे रहा हूं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री से बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी पावर चाहिए और बहुत सारे सपोर्ट भी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, यूएसए की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन ये भी है कि यूएसए हमेशा धोखा देता रहा है भारत को, इन चीजों को भी भारत को कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम को जो एस्टेब्लिश हुआ 1956 से। नाम के 5 फाउंडेशन मेंबर थे। फर्स्ट था इंडिया, सेकंड यूगोस्लाविया, इंडिया, यूगोस्लेविया और इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका में है, ठीक है। और यूगोस्लाविया आपको बताया ना कि किस कंट्री में आता है, किस कंट्री फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, जिसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब चूंकि नाम का इंडिया फाउंडेशन मेंबर है, तब तो इंडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है नाम में, ठीक है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है इंडिया, ठीक है ना। तो जरा अब इंडिया में उस टाइम जो प्रेजेंट है, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अपन उनके लीडर्स के नाम लिखते हैं, कौन थे, नेहरू। आप डिटेल में लिखना, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूगोस्लाविया के उस टाइम ब्रॉन्ज टीटो, इसको अपन टिट्टो भी बोल देंगे। जहां से ब्रॉन्ज मेडल मिलता है अपन को, तो यूगोस्लाविया ने उस टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो अपन ऐसे याद रखेंगे, जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो, ठीक है। और इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर। इजिप्ट के लोग थोड़े से याद करने के लिए, इजिप्ट के लोग कैसे थे, गमार थे, बेवकूफ टाइप। गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर कहाँ से थे, इजिप्ट से थे, ठीक है। 4 नंबर पे आता है घाना। घाना का नाम बहुत अजीब सा है, वे थे क्वामे, क्वामे निक्रुमा, NKRUMAH, क्वामे निक्रुमा नाम। नॉन अलाइन मूवमेंट में अपन मेन इंसिडेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंसिडेंट कब हुई थी, ठीक है, और उसके क्या पर्पस थे कि नाम को अपन ने क्यों एस्टेब्लिश किया था इन कंट्रीज ने मिलके, ठीक है ना। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी बेलग्राड में 1961 में, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग कब हुई, थर्ड हुई, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में जो दे के रखा है अपन उसी चीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बेलग्राड में 1961 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसका पर्पस क्या था, ये इसका काम क्या था, मीडिएटर का काम करता था। मीडिएटर बिटवीन द 2 राइवल कंट्रीज। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, तो इन दोनों के बीच मीडिएट करना, उस वॉर को कम से कम करने की कोशिश करना, या कहें फिजिकल जो वॉर था वो ना हो जाए, उसको डिप्लोमेटिकली उसको क्या करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये काम था नाम का। फर्स्ट काम था मीडिएट करना बिटवीन 2 राइवल कंट्रीज। राइवल कंट्रीज मतलब जो आपस में लड़ रही हैं, ठीक है ना, इनकी दुश्मनी है एक दूसरे से, इन दोनों कंट्रीज के बीच क्या करना, मीडिएट करना, ये फर्स्ट काम था। और सेकंड काम ये था कि स्ट्रेंथन यूनिटी को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मतलब बढ़ाना, यूनिटी मजबूत करना। टू नॉट अटैच
विथ सुपर पावर। फर्स्ट क्या था, मीडिएट बिटवीन टू राइवल कंट्रीज। सेकंड है स्ट्रेंथन यूनिटी टू नॉट अटैच विद द सुपर पावर। दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों सुपर पावर से अपन को क्या नहीं करना है, कोई मोल तोल नहीं करना है, ना दोस्ती करना है, ना ही दुश्मनी करना है। ठीक है ना, दोनों से अच्छे रिलेशन बना के रखना है, ना दोस्ती करना है, इतनी ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना है, इतनी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करना है। तो फर्स्ट पर्पज, सेकंड पर्पज क्या था, स्ट्रेंथन यूनिटी। जितने भी नाम के मेंबर हैं आपस में एक यूनिटी में रहें, टू नॉट अटैच विद द सुपर पावर, यूनिटी में रहें, इतनी यूनिटी के उनको किसी भी सुपर पावर से अटैच ना होना पड़े। ठीक है, अब जरा ये वाला सेकंड वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना और इंडिया के व्यू में समझना इसको कि डू नॉट अटैच विथ एनी सुपर पावर बट इंडिया स्टिल अटैच इन 1971 हेल्पिंग ट्रीटी। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर से 1971, और 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और पाकिस्तान के दो फाड़ हुए थे, दैट इज टू कंट्रीज आई थी उस टाइम, एक पाकिस्तान बना था, दूसरा बांग्लादेश इंदिरा गांधी के टाइम। तो यही 1971 की ट्रीटी ने उस टाइम भारत को बहुत हेल्प की थी, जो यूएसएसआर के साथ हुई थी। क्योंकि भारत नाम का मेंबर था और फाउंडिंग मेंबर था, इसके बाद भी उसने यूएसएसआर से ट्रीटी की। तो क्या ये नाम के सिद्धांतों की जो नाम की जो फिलॉसफी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन नहीं है? तो एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज हैं और नाम खुद कई बार हल्का फुल्का वॉर में शामिल भी हुआ है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। क्योंकि इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें चाइना पर नेबरिंग कंट्री है, ठीक है ना, और पाकिस्तान भी है। तो उस टाइम भारत की मजबूरी थी कि उसको किसी न किसी बड़े ग्रुप का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है ना। तो उस टाइम जब इंडिया ने यूएसएसआर से ट्रीटी साइन की थी, उस टाइम यूएसए के न्यूज़पेपर्स द टाइम्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो ये छाप रहे थे कि भारत का एक कम्युनिस्ट देश बन गया, भारत की में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ जाएगी, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बट स्टिल वी प्रिवेंट डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव, कि हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन डेमोक्रेसी बनी रहती है। तो ये था इसका आंसर। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि इंडिया ने जब 1971 में ट्रीटी साइन की तो उसमें चूंकि इंडिया नाम का मेंबर था, तब आपको लिखना पड़ेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, हमारी जो सिचुएशन थी उस टाइम की, जो प्रेजेंट कंडीशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने वो ट्रीटी साइन की थी। भारत के लिए यूनिटी और सॉवरेंटी के लिए बहुत आवश्यक था। ठीक है, सॉवरेंटी मैंने वर्ड बोला, आपको पता है सॉवरेंटी मतलब होता है कोई भी देश इंटरनली और एक्सटर्नली किसी अदर पावर के कंट्रोल में ना हो, ठीक है ना, ये कहलाता है उस देश की सॉवरेंटी। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको एक पूरी वीडियो इसी पे बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड। अब आता है कि इंडिया के नाम के ऊपर एक कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं, कुछ बोला जाता है कि ये नाम न्यूट्रल है, ये नाम कुछ भी नहीं करता है। तो क्या मतलब का है? तो नाम की जो कहते हैं प्रेजेंस क्या है, आपका इंपोर्टेंस क्या है नाम का, जब ना तो ये कोई किसी अलायंस में जुड़ता है, ना ही खुद अलायंस बनाता है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? तो नाम कहता है इसके लिए कि भाई मेरा इंपोर्टेंस है। किस टाइप से है वो अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट है नाम इंक्लूड इंडिया। फर्स्ट है नाम कहता है कि नाम इज नॉट, एनसीईआरटी जो देके रखा है, नाम इज, आपको ये चीज, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। नाम इज नॉट आइसोलेशन,
नाम इज नॉट अ आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब खुद को आइसोलेट करना, पूरी दुनिया से आइसोलेट करना, आंख बंद कर लिया, कोई दुनिया नहीं देख रही है हमें, हमें दुनिया को देखना है, दुनिया हमें देखे, ऐसा कुछ भी नहीं नाम के साथ। नाम जो था अच्छी कोरिलेशन बना के रखा था, इससे दोनों सुपर पावर से, ठीक है ना। ऐसा मतलब इसका ये नहीं था कि आइसोलेट हो गया, अपनी अर्थव्यवस्था अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल अलग कर दिया। जो भी नाम के कंट्रीज हैं वो, अगर पड़ोस में भी कोई ऐसा कंट्रीज है जो किसी भी अलायंस में अटैच है, उनसे हम बात भी नहीं करेंगे, उनसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं करेंगे, उनसे कोई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नाम ने पहले कह दिया, नाम इज नॉट अ आइसोलेशनिज्म, मतलब अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा। नाम के जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, ठीक है। नाम इज नॉट अ आइसोलेशन बिकॉज it remain aloof, अलूफ मतलब होता है उसके साथ अलग नहीं होना, अलूफ रहना मतलब बंधे रहना, अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, मैंने पहले ही बताया। वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड के जितने जो अफेयर्स है, कुछ भी इंसिडेंट हो रहे, कुछ भी पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, उसके साथ ये क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा हमेशा, अटैच, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, नाम के बारे में भी कहा जाता है कि आइसोलेशन नहीं है, ठीक है। और नाम की सेकंड जो है, नाम की पॉलिसी है स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस, किसी भी अलायंस में इंक्लूड नहीं होना, उससे अलायंस से क्या रहना, हमेशा बाहर रहना। अब नाम ने जो प्रमुख नाम, अगर आप कहें कि नाम के क्या सक्सेसफुल रीजन थे या नाम की क्या सक्सेस रही है, इंपोर्टेंस क्या है, तो अब नाम की जो, अगर आपको क्वेश्चन आए कि नाम की क्या सक्सेस रही है, तो अब वो जानिए। नाम के जो मेंबर्स थे, जो मैक्सिमम मेंबर्स थे नाम के, वो थे एलसीडी ऐसे मतलब क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नाम जो था, नाम के जो मेंबर थे वो मैक्सिमम क्या थे, एलसीडीज मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज थे बहुत कम डेवलप हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था, न्यू, NIEO, न्यू। इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। अगर कोल्ड वॉर के टाइम अगर आपसे कहा जाए कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, तब आपको लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू। अब ये न्यू क्या है और इसने कैसे यूएस के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का काम किया और अपनी पॉलिसी को चेंज कराने के लिए। न्यू क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनाएंगे कि डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट करें। क्या एक बार फिर से सुनो,
डेवलप्ड कंट्री अपनी पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम करेंगे, न्यू का कहना था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, नाम की, और लोगों का कहना था कि डेवलप्ड कंट्री अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को अपनी पॉलिसी को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा बेनिफिट रहे। और ये प्रेशर ग्रुप का इसने काम किया, और इसी प्रेशर ग्रुप के कारण एक अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में, उसका नाम था UNCTAD, ठीक है। इस रेजोल्यूशन को पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में। इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD को पास किया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। न्यू नाम में एक बार फिर से देखो, नाम में कौन थे, LCDs थे, LCD लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। और इसने किसको फोर्स किया, USA को। उस टाइम क्योंकि यूनिपोलर 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, तो US हेगेमनी आ गई थी। तो उस टाइम UNCTAD एक रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका ने, क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसमें कहा गया, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की क्या थी, डिमांड थी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को क्या हो, बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर इंडिया से कोई ऑब्जेक्ट जाता है, मान लो कि इंडिया से क्या जा रहा है, दालें जा रही हैं, दालें और मसाले, पल्सेस और मसाले, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे, USA में। तो USA में जो चार्ज लगेगा, इनका टैक्स लगेगा, वो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज अपन उनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे विदाउट एंड टैक्स एंड टैरिफ, वो कम लगेंगे। और उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, जबकि अपन उनकी ऑब्जेक्ट पे टैक्स और टैरिफ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलो, यहाँ से मैंने कोई दाल भेजी 1 kg, कितना 1 kg मैंने दाल भेजी USA में, तो USA में आप उसको इजीली बेच सकते हैं, आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आप USA से इंडिया ला रहे हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसको ट्रेड में बेनिफिट कराना, क्या कराना, ट्रेड में बेनिफिट कराना, उनको टैक्स में राहत देना, ये सब चीजें क्या थी, न्यू चाहता था। और यही USA ने किया, कब किया, UNCTAD बना के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। उसने जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज की उसको प्रेफरेंस दिया, ठीक है ना, उनके ट्रेड को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें उसका भी फायदा था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का भी फायदा था। ये कब हुआ, 1972, लिख लीजिए आप, 1972 UNCTAD का पास किया गया 1972। तो इस तरह से आपने देखा कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, LCDs थे, और उसने एक न्यू बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, जिसको USA को मजबूर होना पड़ा, किसके लिए, एक नई पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, जो किसके बेनिफिट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट के लिए। क्या था, UNCTAD, ठीक है ना।
अब आया असल में कि आपको आखिर नाम का क्या इम्पोर्टेंस था, तो ये इसका नाम का इम्पोर्टेंस था। अब एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा कि व्हाई कोल्ड वॉर रिमेन्स कोल्ड वॉर। अब 2-3 क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। यहाँ पे जो जितना चैप्टर में था मैंने सब बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा सा कि व्हाई कोल्ड वॉर ऑलवेज रिमेन कोल्ड नॉट अ हॉट, है ना। तो ये हॉट वॉर क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए 2 थ्योरी दी जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि कोल्ड वॉर जो था रिमेन ऑलवेज कोल्ड नॉट कन्वर्टेड इनटू द हॉट वॉर। कोल्ड वॉर जो था हमेशा कोल्ड वॉर ही रहा, कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों था। लॉजिक ऑफ, एक थ्योरी दी जाती है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, RANCE, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, DETERRANCE, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस ये थ्योरी है, इसमें क्या कहा जाता है कि लिखते जाइए आप, बोथ साइड क्या है, बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिलेटिएट, मैं आपको एनसीईआरटी की ही लाइन लिखा रहा हूं ताकि आप इस चीज को अगर अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में लिखोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। देखना, एंड बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट मैं आपको समझाऊंगा, एक सेकंड लिख लीजिए, टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन attack and to cause so much destruction that neither can afford to afford to initiate war, war। ठीक है, फर्स्ट था लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या कहता है कि अगर मान लो कि वॉर हुआ, से इंडिया पाकिस्तान का लेके चलते एग्जाम्पल, और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है तो चूंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, दोनों वॉर करती हैं, तो इसमें क्या नहीं होगा, नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। क्यों? हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन ईच अदर। मतलब क्या है, दोनों के पास कैपेसिटी है कि अगर एक उसके ऊपर क्या करता है, हमला करता है, तो दूसरा भी उसके ऊपर क्या है, उनकी चूंकि उनके पास सेम पावर थी, न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास थे। किसके पास? यूएसए और यूएसएसआर के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे। अगर ये वाला मान लो कि ये कंट्री मान यूएसए अटैक करता है यूएसएसआर के, तो यूएसएसआर भी क्या करेगा, उसके ऊपर अगेंस्ट अटैक करेगा। तो उसके पास क्या नहीं है, कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक। मतलब एक अगर इसने अटैक किया तो इसके पास कैपेसिटी है कि इसको ये बैक अटैक कर सकता है, और इससे बचने के लिए और इसको खत्म करने के लिए दोनों टाइप के अटैक, एक तो होता है इससे बचना और दूसरा होता है इसको जो उसने अटैक किया है उस कंट्री को डिस्ट्रक्शन करना उसके देश में। ठीक है ना, तो दोनों पावर थी दोनों देशों के पास, तो इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ, जब भी आप आईआर में ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो ये वाली टर्मोलॉजी आपको लिखना कंपलसरी है। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है, तो द साइड बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट
अगेंस्ट अटैक, मतलब डिटरेंस मतलब क्या था कि दोनों में कैपेसिटी है, अगर एक दूसरे को, एक कंट्री दूसरे ऊपर की कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा कंट्री भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। इतनी पावर थी कि अगर ये कंट्री इसको फुल फ्लैश वॉर से अटैक करे, मान लो कि ये यूएसए है और ये यूएसएसआर के, और यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता है तो इसको डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी, फर्स्ट अटैक में इसके पास इतनी पावर थी कि ये डिस्ट्रक्ट होने के बाद भी यूएसए के ऊपर बैक क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है और इसको कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, मतलब दोनों राइवल कंट्रीज के बीच कैपेसिटी होना एक दूसरे को हार्म करने की, ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो व्हाई कोल्ड वॉर डू नॉट बिकम द हॉट वॉर, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉजिक ऑफ डिटरेंस एंड सेकेंड बोथ साइड विल बी हार्म्ड। क्या है, बोथ साइड विल बी हार्म्ड, दोनों देश थे। अगर मैंने कहा था कि वॉर में कभी भी एब्सोल्यूट गेन नहीं होता है, हमेशा रिलेटिव गेन होता है, तो रिलेटिव गेन होगा तो दोनों साइड भी क्या होंगी, हार्म होंगी, तो क्यों युद्ध लड़ा जाए, क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये दो रीजन थे जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को डील करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एरेनास, आपके एनसीईआरटी में देखे रखा है एरेनास। एरेनास मतलब होता है प्लेसेस वेयर कन्फ्रंटेशन अकर्स, मतलब ऐसे प्लेसेस, ऐसे एरियाज जहां पे दो राइवल कंट्रीज का कन्फ्रंटेशन हुआ है। कौन कौन सा, यूएसए और यूएसएसआर का लगभग वॉर होना ही वाला था, ऐसे प्लेसेस हैं वो, ठीक है ना। लेकिन अच्छा है नहीं हुआ, मतलब कन्फ्रंटेशन की फुल फ्लैश वॉर होने वाला था, कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो उसको बोलते एरेनास। तो एरेनास कौन कौन से थे, अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम बस लिखना है और ईयर लिखना है, ठीक है ना। फर्स्ट था कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हुआ था, वो कोल्ड वॉर में ही हुआ था और उसी के कारण हुआ था, ठीक है ना। कोरिया में 1950 और से लेके 1953 तक, ठीक है। दूसरा था बर्लिन 1958 से 1962, ठीक है। कोरिया में कन्फ्रंटेशन हुआ था हल्का सा, और फिर आता बर्लिन। अब बर्लिन क्या था, जर्मनी, जो बर्लिन की जो वॉल थी, ये एक था ईस्टर्न बर्लिन और दूसरा था वेस्टर्न। ईस्टर्न जो पार्ट था जर्मनी का, उसको कौन ऑक्यूपाई करके रखा था, यूएसएसआर। देखो ये पूरा जर्मनी है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ईस्टर्न। यहां पे किसका कब्जा था, यूएसएसआर का, और ये था वेस्टर्न पार्ट जर्मनी, और ये है बर्लिन वॉल। क्या है, बर्लिन वॉल, सॉरी वॉर नहीं, बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल है, ये ईस्टर्न जर्मनी है और ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न। यहाँ पे किसका चलता था, यूएसएस। यहाँ पे सिक्का किसका चलता था, कौन भाई था यहाँ का, यूएसएसआर, और यहाँ का भाई कौन था, यूएसए। मतलब जो ईस्टर्न यहाँ की जो कंट्रीज हैं, इसमें डोमिनेंस किससे अटैच है, ये सब यूएसएसआर से अटैच है, ठीक है ना। और ये किससे अटैच है, यूएसए से अटैच है, ठीक है। तो इसके बीच में था बर्लिन वॉर, और इसी के कारण हमेशा यूएसएसआर क्या चाहता था कि ये पार्ट भी हमारा हो जाए, और हमेशा यूएसए क्या चाहता था कि ये पार्ट भी हमारा हो जाए। इसके कारण दोनों में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता था। तो ये था बर्लिन वॉर का कन्फ्रंटेशन, ठीक है। नंबर 3 था कॉन्गो। कॉन्गो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कहां पे है, ठीक है। कॉन्गो है, वैसे बता देता हूँ, अफ्रीका में है। अब अफ्रीका में बताना है कहाँ किस लोकेशन पे है, ठीक है ना, कॉन्गो। और नंबर 4, कॉन्गो का आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वियतनाम और फर्स्ट है
अफगानिस्तान। अब वियतनाम में यूएसए का वॉर हुआ था। आप जब वहां का वॉर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अफगानिस्तान में क्या था, यूएसएसआर उसको सपोर्ट करता था और यूएसए उसका राइवल कंट्रीज थे, और इसके कारण आज भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री से कनेक्ट कैसे करो, क्योंकि उस टाइम भी यूएसए का सपोर्ट नहीं था अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आज भी उन लोगों की बनती नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आपने कोल्ड वॉर में पढ़ी। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के बाय बाय। एडू खान बाबा के साथ बने रहिए।